हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों आज हम लोग वीडियो में देखेंगे कि जिनका भी एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल का दोस्तों 14 से 27 जुलाई के बीच है, उनके लिए दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ के क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। गदर सीरीज़ है दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपके प्रत्येक वीडियो में 50 प्रश्न कराए जाएंगे और टोटल मिलाकर दोस्तों 1 वीक बाकी है आपके एग्ज़ाम में। तो कुल दोस्तों आपके 350 से 400 प्रश्न होंगे। उसके अलावा दोस्तों सारे प्रश्न आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ होंगे, तो दोस्तों वो भी आपके लिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे आपके सवाल जो हैं बहुत अधिक बनने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, महिला एशिया कप 2022 का विजेता कौन है? तो महिला एशिया कप 2022 की बात करें तो इसका विजेता दोस्तों भारत रहा, ठीक है। और यह मैच किसके बीच खेला गया, क्योंकि आपसे उप विजेता भी पूछेगा, तो उप विजेता कौन रहा? तो श्रीलंका जो है इसका उप विजेता रहा। इसके साथ साथ बात करें तो महिला जो टीम है वो अभी तक 7 बार ये चैंपियन जीत चुकी है। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितनी बार, तो 7 बार। नेक्स्ट कि इस टीम की कप्तान कौन है भारतीय महिला टीम की? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले दोस्तों 2023 का अगर आपसे पूछे क्या 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, तो ये तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचवर्षीय योजना लाने का उद्देश्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों तो अगर आपसे पहली पंचवर्षीय योजना पूछे तो इसका उद्देश्य है आपका देश का कृषि विकास। क्या है दोस्तों? देश का कृषि विकास करना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था देश का औद्योगिक विकास करना। क्या था दोस्तों? औद्योगिक विकास करना। तीसरी योजना का अगर आपसे उद्देश्य पूछे तो ये आपका होगा अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना। ओके, और अगर आपसे चौथी पंचवर्षीय योजना पूछे तो इसका दोस्तों है आपका उद्देश्य विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि प्राप्त करना। तो ये 4 बहुत महत्वपूर्ण आपके चारों पंचवर्षीय योजना है। इससे सवाल डायरेक्ट छपेंगे, तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है G20 सम्मेलन की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो G20 सम्मेलन की बात करें तो जो पहली बैठक है वो आपकी नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, ठीक है। बात करें दोस्तों तो G20 का प्रेसिडेंसी का विषय क्या है? G20 जो भारत में हुआ है इसका विषय क्या है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा वसुदेव कुटुंबम, या फिर लिख सकता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इट मीन्स एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ये भी जो है आपका इसका महत्वपूर्ण विषय है, थीम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय। इकोनॉमिक्स का अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रति व्यक्ति आय का आकलन जो है वो कैसे किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इसका अनुमान जो है उस क्षेत्र में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके आय के जोड़ को क्षेत्र की कुल संख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। इट मीन्स वो सभी लोग कितने कमा रहे हैं और कुल कितनी जनसंख्या है उससे जो है ये निकाला जाता है। बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो हर देश का जो है अलग अलग होता है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो है आपके HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है उसमें भी ये 3 संख्याओं में से एक होती है, जिसमें भारत की रैंक अभी HDI में कितनी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो दोस्तों आपको याद रखना है 131 जो है वो भारत की रैंक है। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, सॉरी दोस्तों, ये आपकी 131 नहीं 132 होगी। कितनी दोस्तों? 132 जो है वो अभी वर्तमान में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल इक्वेशन होता है वो क्या होता है? इट मीन्स केमिकल रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा CaOCl2। इसे जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के भी नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तो आपको पता होगा, बट चूने का क्लोराइड ये दोस्तों आपको नहीं पता होगा। ये सवाल अच्छा आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो पृथ्वी दिवस 2022 की बात करें तो इसका थीम आपका है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, ठीक है। और 2022 के साथ साथ दोस्तों ये 2023 में भी आपका हो चुका है ये डेट, ठीक है। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है। इसके साथ साथ बात करें तो इसे हर साल कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है? इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा सवाल फिर से। तो राष्ट्रीय आय जो है नेशनल इनकम वो सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक वर्ष में
देश द्वारा उत्पादित का मूल्य है, यानी कि एक वर्ष में जितना भी सभी वस्तु और सेवाओं से जो भी मूल्य जो मिले हैं वो आपकी होती है राष्ट्रीय आय। ठीक है, और किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी वृद्धि राष्ट्रीय आय का एक संकेत है। ठीक है, और राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से ये भी जाना जा सकता है कि किसी देश का विकास किस गति से हो रहा है। तो आपसे ये भी सवाल यहाँ घुमाकर दोस्तों पूछ सकता है लेंदी क्वेश्चन में कि किसी देश का विकास जो है वो किस गति से हो रहा है, ये किसके गणना पे डिपेंड करता है। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये शहरी और स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया था। ठीक है, और नगरों में जो है स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए और उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में यह संशोधन पारित किया गया है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है शहरी और स्थानीय निकायों को जो है संवैधानिक दर्जा इसके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार किस शैली में निर्मित है। तो कुतुब मीनार की बात करें तो ये आपके इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के में जो है ये निर्मित है। ठीक है, और ये कहाँ है तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंक किस खेल से संबंधित है। तो रिंक की बात करें तो ये आपके स्केटिंग से संबंधित है। किससे? स्केटिंग से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्केटिंग। इससे पहले दोस्तों अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से PDF जो है आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये मेरा ये प्रयास दोस्तों आपके लिए अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पे प्रत्येक एग्जाम के एनालिसिस वीडियो भी देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो गरबा की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ये आपके गुजरात से संबंधित है। ठीक है, बात करें इसके अलावा दोस्तों तो ये आपके राजस्थान और मालवा प्रदेशों में भी एक प्रचलित नृत्य है, बट आपका राइट आंसर जो है मुख्य रूप से गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में भारत के नए इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन बने हैं। तो नए इकोनॉमिक एडवाइज़र की बात करें तो कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। क्या होगा दोस्तों? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के नए CDS कौन बने हैं। तो नए CDS की बात करें तो राइट आंसर आपका होगा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन बने हैं? अनिल चौहान। और ये देश के जो है दूसरे CDS होंगे। तो पहले कौन है? तो पहले आपका होगा जनरल बिपिन रावत। और CDS का फुल फॉर्म दोस्तों अगर आपसे पूछ ले तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। क्या है? अन्नाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और ये कहाँ है? तो ये आपके एर्नाकुलम और इडुक्की ज़िले के पास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार कौन से हैं। दोस्तों आपके नृत्य से सवाल आपके MTS में भी हाल ही में जो MTS हुए हैं उसमें पूछे गए हैं, फेज़ 11 जो हुए हैं उसमें पूछे गए हैं, और दोस्तों अभी जो CRPF चल रहा है उसमें भी आपके पूछे गए हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें कौन कौन से कलाकार हैं तो आध्या कटिकर, मोहन महापात्रा, पंकज चरणदास, हरे कृष्ण बेहरा और मायाधर रावत। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये सारे जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा केलू चरण महापात्रा भी इन्हीं से संबंधित हैं, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्क रेखा की बात करें तो ये आपके भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपसे पूछेगा राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल 8 राज्य आपके हो गए और 8 के 8 आपको पते होने चाहिए। नेक्स्ट है भाला फेंक डायमंड लीग
किसने जीती? तो भाला फेंक डायमंड लीग ट्रॉफी की बात करें तो राइट आंसर आपका होगा नीरज चोपड़ा। क्या होगा? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक डायमंड लीग ट्रॉफी जो है वो जीती है। नेक्स्ट है 1992 में सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो दोस्तों 1992 की बात करें तो सत्यजीत राय किसे मिला? सत्यजीत राय को जो है 1992 में जो है ये अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्किम को किस संशोधन में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम की बात करें तो 35वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो 2028 ओलंपिक की बात करें तो ये आपके कहाँ होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका लॉस एंजल्स में जो है आयोजन होने वाला है। 2020 का कहाँ हुआ? तो टोक्यो में। 24 का कहाँ होगा दोस्तों? तो पेरिस में। और 32 का कहाँ होगा दोस्तों? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। बात करें 2020 टोक्यो ओलंपिक की तो भारत ने जो है इसमें कुल कितने पदक जीते? आपके कुल 7 पदक जीते, जिसमें आपके 1 गोल्ड, कौन? नीरज चोपड़ा। 2 आपके सिल्वर, ठीक है, 2 सिल्वर जिसमें कौन कौन? तो 1 आपके रवि दहिया वेट लिफ्टिंग में, और दोस्तों 1 आपके नहीं रवि दहिया आपके रेसलिंग में, और दोस्तों आपके हो गए मीराबाई चानू, वो आपके हो गए भारोत्तोलन, इट मीन्स वेट लिफ्टिंग में। इसके साथ साथ बात करें तो भारत ने जो है 4 कांस्य पदक भी जीता। ठीक है। 4 कांस्य पदक में कौन कौन से? तो सबसे पहला दोस्तों लवलीना बोर्गोहेन, किस में? कुश्ती में। दूसरा पीवी सिंधु बैडमिंटन में। तीसरा दोस्तों मेंस हॉकी टीम, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन? मेंस हॉकी टीम जीती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और चौथा कौन दोस्तों? तो बजरंग पूनिया। तो आपको ये 4 जो है ये भी ध्यान रखने हैं। इन 7 में से कोई भी सवाल दोस्तों आपका बिल्कुल पूछेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है कोणार्क टेम्पल कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। अभी हाल ही में जो है जगन्नाथ रथ यात्रा निकली थी, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो कोणार्क टेम्पल की बात करें तो ये आपके उड़ीसा के अंदर स्थित है। उड़ीसा में कहाँ? तो पुरी में। कहाँ? पुरी में जो है ये स्थित है। ठीक है। इस मंदिर का निर्माण जो है वो किस वास्तुकला के अंदर हुआ? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कलिंग वास्तुकला। कौन से वास्तुकला? कलिंग वास्तुकला के अंतर्गत जो है इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और ये किस भगवान का मंदिर है? तो भगवान जगन्नाथ, इट मीन्स श्री कृष्ण जी का जो है ये आपका मंदिर है। नेक्स्ट है घर्षण सबसे अधिक किस में लगता है? इट मीन्स फ्रिक्शन जो है वो सबसे अधिक किस में लगता है? तो फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन जो है वो आपके जो है खुरदरी सतह, इट मीन्स जो आपके जो खुरदरी सतह होती है उस पर जो है फ्रिक्शन ज़्यादा लगती है एज कम्पेयर टू चिकनी सतहों पर। ठीक है, यही आपका लिखा है, चिकनी सतहों की तुलना में खुरदरी जो सतह होती है उसमें घर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों कि घर्षण की कमी के कारण जो है चिकनी सतह पर जो है वो चलना कठिन होता है। इट मीन्स दोस्तों आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि ये आपको कोई ऑप्शन दे देगा और ऑप्शन में ये लिखा होगा कि इन चारों में से दोस्तों कौन सा ऐसा सतह है जिस पे चलना मुश्किल होगा या फिर किस में जो है सबसे अधिक फ्रिक्शन पाया जाएगा। तो जो भी दोस्तों आपका उसमें खुरदरी या फिर जो भी आपका रफ सरफेस से जैसा एग्जाम्पल होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 400 T20 मैच किस प्लेयर ने खेली है? तो 400 T20 मैच की बात करें तो राइट आंसर होगा रोहित शर्मा जो है 400 T20 मैच खेले हैं। और ये 400 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के 9वें क्रिकेटर जो हैं वो बन चुके हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों आपसे ये सवाल पूछे कि सबसे ज़्यादा T20 मैच किसने खेले हैं तो राइट आंसर आपका होगा किरोन पोलार्ड। क्या होगा? किरोन पोलार्ड, जिन्होंने 614 T20 मैच खेले हैं। और आपको पता होगा किरोन पोलार्ड जो है मुंबई इंडियंस के तरफ से खेला करते थे और ये किस देश के तरफ से खेलते हैं? तो आपका आंसर होगा वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते, कितने कांस्य पदक जीते? तो दोस्तों इसमें भी आपका सारा सवाल महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहला तो कितने ब्रॉन्ज जीते तो 23, लेकिन यहाँ से आपसे पूछेगा कुल कितने जीते, तो कुल 61 पदक जो है भारत ने जीते, ये भी आपसे पूछेगा। फिर आपसे दोस्तों पूछेगा कि उसमें कितने स्वर्ण जीते, तो 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 2023 में एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों ये अभी हाल ही में अब होने वाला है, तो इसका मेज़बानी जो है पाकिस्तान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने सीएनजी की आधारशिला कहाँ रखी है। तो सीएनजी की जो आधारशिला है वो भावनगर में रखी गई है। कहाँ दोस्तों, भावनगर में रखी गई है। और ये दुनिया की जो है पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड कोर्ट भी है, तो आपको ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है। कहाँ, भावनगर में। नेक्स्ट है बारडोली का सत्याग्रह कब हुआ। तो बारडोली का सत्याग्रह राइट आंसर आपका होगा कि ये आपके 1928 में हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ, तो ये सत्याग्रह आपका गुजरात से शुरू हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया, अगर आपसे ये पूछे तो आपका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट आप सभी को बताना है दोस्तों, ये जो है 1784 में जो है पहली बार जो है पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और पिट्स, इस एक्ट का नाम पिट्स क्यों रखा गया था, तो उस समय के जो तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री थे विलियम पिट के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज का संचालन कौन करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसका संचालन जो है दोस्तों सेबी करता है। कौन करता है, सेबी। और इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान। इसके साथ साथ बात करें तो दोस्तों सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए हेड क्वार्टर इसका मुंबई में है। और इसके अभी वर्तमान में हेड कौन है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है माधवीपुरी बुच। कौन है दोस्तों, माधवीपुरी बुच से जो है आपको इसको ध्यान रखना है, ये अभी वर्तमान में इसकी हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है। तो 11 की जो जनगणना है उसके अनुसार लिंग अनुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 जो है महिलाएं थी, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य का है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये केरल का जो लिंग अनुपात है सर्वाधिक है। और सबसे कम किसका है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए हरियाणा का जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम है, ठीक है। फिर यहाँ आपसे पूछे कि सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है, तो आपका आंसर होगा केरल। और सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा बिहार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे सवाल जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। फिर आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो आपके किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो दोस्तों यह आपका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार, ओके। और सबसे कम किसकी है, तो दोस्तों होगा आपका दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले बंदरगाह कहाँ पाया गया था। तो बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह देखते ही आपको डायरेक्ट आना है कहाँ, लोथल, ठीक है। और लोथल किस नदी के पास स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा साबरमती नदी। और अगर आपसे साबरमती नदी ना दिया हो तो भोगवा नदी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, साबरमती नदी और भोगवा नदी। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 में हुआ था। और इस संशोधन में क्या किया गया, तो 326 अनुच्छेद 326 में जो है संशोधन करके जो वोट देने की आयु है उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इट मीन्स दोस्तों अनुच्छेद 326 के अंतर्गत क्या है, अगर आपसे सवाल पूछे तो आपका आंसर होगा कि ये हमारे वोट देने का अधिकार जो है 326 के अंतर्गत आता है। और 324 क्या है, तो 324 जो है चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में है। और वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन है। और ये जो आपके साथ ही साथ बात करें तो चीफ इलेक्शन कमीशनर जो आपके होते हैं वो आपके किस किस का चुनाव जो है वो कराते हैं, तो आपके हो जाएंगे दोस्तों लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रेसिडेंट के, ये सारे जो चुनाव हैं वो आपके कराते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन। और साथ ही साथ जो भी स्टेट के जो से आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं वो सारे का जिम्मेवारी इन्हीं का होता है। नेक्स्ट है कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा संविधान की किस अनुसूची में है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपके 8वीं अनुसूची के अंदर है। इट मीन्स भाषा से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो सभी आपके 8वीं अनुसूची में हैं।
और इसे जो है 71वां संविधान संशोधन द्वारा जो है कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जो है जोड़ा गया था। तो आपसे सवाल डायरेक्ट पेपर में पूछेगा कि 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कितने भाषाओं को जोड़ा गया या कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया। तो आपको ध्यान रखना है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। बात करें तो भारतीय संविधान का जो भाग आपका 17 है, कौन सा दोस्तों, भाग 17, ये आपके अनुच्छेद 343 से 351 जो है वो भारत की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित अनुच्छेद पूछे तो 343 से 351। इसके साथ साथ बात करें तो पहले तो जो है भाषा जो है कुल कितनी थी? तो 14 थी। 14 के बाद जो है दोस्तों 15वीं जोड़ी गई 1967 21वें संविधान संशोधन द्वारा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद दोस्तों 1992 में 3 भाषा जो अभी मैंने आपको बताया, और उसके बाद दोस्तों 92वें संविधान संशोधन द्वारा आपके बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जो है इसके अंदर जोड़ा गया। ओके, तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। और वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 है, जिसमें इंग्लिश नहीं है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था और कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो है पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था, ठीक है। और किस वृक्ष के नीचे? तो बोध गया में दिया था इन्होंने। किस वृक्ष? तो पीपल के पेड़ के नीचे जो है इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये तो आसान सवाल है दोस्तों, ये आपके केवड़िया गुजरात के अंदर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर, आपको ये पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ओके, और अगर हम लोग बात करेंगे ये किनकी ये स्टैचू है, तो दोस्तों राइट आंसर आपका होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें जो है हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, लौह पुरुष भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका होगा ये 20 जून को जो है विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये सारे सवाल आपके इम्पॉर्टेंट, मैंने आपके ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन के आसपास मैंने आपके लिए कराए हैं। इसी तरह दोस्तों आपके एग्ज़ाम इट मीन्स 14 तारीख तक दोस्तों मैं लगातार आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊंगा। उसके बाद अपना एनालिसिस वीडियो दोस्तों आपके लिए चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पे प्रत्येक एग्जाम के एनालिसिस वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।